नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। एक विशेष विषय जो कि हॉस्टल वार्डन में छात्रावास अधीक्षक में जोड़ दिया गया और पता नहीं क्यों ये विषय जोड़ दिया गया। इसका एक बहुत विशेष महत्व भी है जोड़ने के पीछे, और थोड़ा सा बच्चों को देखना है तो जरूरी है कि बच्चों के मनोविज्ञान के विषय में या बच्चों के मन के विषय में जो छात्रावास अधीक्षक हैं उनको जानकारी हो। तो शायद यही सोच करके ये विषय जोड़ा गया होगा कि बच्चे जो छात्रावास अधीक्षक बन करके आएंगे वो तैयार होकर के आएंगे। और जानते हैं बाल मनोविज्ञान जो है मनोविज्ञान का ही एक भाग है। जब मनोविज्ञान को जब पढ़ा जाता है बच्चों के परिप्रेक्ष्य में तो उसी को बाल मनोविज्ञान कहा जाता है। वैसे अभी हम लोग आज का जो क्लास है वो उसी के विषय में है पूरा, कि बाल क्या है, मनोविज्ञान क्या है, बाल मनोविज्ञान क्या है, क्षेत्र क्या है। क्योंकि प्रश्न देखिए, सिलेबस कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि आपको केवल और केवल एक ही टॉपिक लिख दिया गया है कि बाल मनोविज्ञान से संबंधित एक ही बात लिखी गई है कि बाल मनोविज्ञान से संबंधित 10 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अब वो 10 प्रश्न कहां से पूछे जाएंगे इस बात की कहीं पे कोई चर्चा हॉस्टल वार्डन के सिलेबस में नहीं है। इसका मतलब यह है कि बाल मनोविज्ञान को हमको बहुत डीप में लगभग 25 क्लास 27 क्लास में कवर करना पड़ेगा। उन सारे बिंदुओं को वैसे तो बहुत ज्यादा डीप में प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन इसका जो क्षेत्र है ऊपरी तौर पे पूरे क्षेत्र को, बाल मनोविज्ञान के पूरे क्षेत्र को हमको स्पर्श करना पड़ेगा, तब जाकर के यहां से आपको प्रश्न बनेंगे। क्योंकि 1 नंबर से चूके मतलब फेल, आधा नंबर से चूके मतलब फेल, 0.25 नंबर से चूके मतलब फेल। तो फेल होने के बाद जस्टिफिकेशन का कोई स्थान नहीं है, केवल फेल मतलब फेल ही होता है, असफल मतलब असफलता ही होता है। 500-800 पद बहुत मुश्किल से आते हैं, और अगर इस बार आया है तो इसका उपयोग करिए। कुछ इस तरीके से सिलेबस है, और इस सिलेबस के आखिरी 7वें नंबर बिंदु पे आप देखेंगे कि बाल मनोविज्ञान 10 अंक का होता है और इसमें से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब एक बात यह होता है कि मनोवैज्ञानिक जो होते हैं एक तरीके से क्या होते हैं, पागल होते हैं, क्योंकि प्रयोग करते करते वो पागल हो जाते हैं। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ गई कि एक बच्चा जो कि कुछ खा ही नहीं रहा था, भूखा था। 2 दिन 3 दिन बीत गए, कुछ नहीं खाए, डॉक्टर के पास इलाज कराया गया। डॉक्टर बोला कि नहीं, उसको तो सब चीजें सब नॉर्मल है, पता नहीं क्यों नहीं खा रहे। पूछते थे खाओगे बेटा, नहीं खाऊंगा। खाओ बेटा, नहीं खाऊंगा, ऐसा करता था। उसके बाद लोगों ने सलाह दिया कि कुछ झाड़ फूंक करवा लो, झाड़ फूंक भी करवा लिया गया। वो लोग बोले कि एक, वैसे तो मनोवैज्ञानिक पागल ही होते हैं, साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं साइको होते हैं अपने आप में, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक को बुला लो। बुला लिया गया, मनोवैज्ञानिक आया, उसको बार बार बच्चे को परेशान करे कि बेटा ये खा लो, बेटा वो खा लो, बेटा ऐसे कर लो, बेटा वैसे कर लो, बेटा लड्डू खा लो, बेटा पेड़ खा लो। ऐसी बातें वो बोले जाए बार बार, लेकिन वो बच्चा खाने को तैयार नहीं। बच्चा इरिटेट हो गया, परेशान हो गया, तनावग्रस्त हो गया उस व्यक्ति से। उस मनोवैज्ञानिक से बोला कि हाँ खाऊंगा, मगर क्या खाऊंगा, केचुआ खाऊंगा। केचुआ? मनोवैज्ञानिक सोचा चलो जो भी खा रहा है खाने दो। केचुआ, उसने अपने असिस्टेंट अपने लोगों को बोला जाओ केचुआ पकड़ के ले आओ। एक प्लेट में ढेर सारे केचुए, केचुए समझते होंगे, वो केचुआ ले आया गया लाल लाल। बोला लो बेटा खाओ। बोला कि ना, इतना इतना थोड़ी खाऊंगा, एक खाऊंगा। एक सारे केचुए फेंक दिए गए, एक ही केचुआ बचा। जब एक केचुआ बचा तो बच्चे ने कहा कि मैं एक केचुआ तो खाऊंगा, लेकिन ऐसे सीधे सीधे कच्चा केचुआ कैसे खा सकता हूं, इसको पकाओ, इसको भूनो। मनोवैज्ञानिक उसको पकड़ के किसी तरह के भून लिया। भूनने के बाद बोला कि बेटा अब खा लो। तो बोला कि मेरे माँ बाप ने इतने तो संस्कार दिए हैं कि जो अगर साथ में आपके सामने कोई बैठा है तो अकेले भोजन नहीं करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आधा केचुआ आपको भी खाना पड़ेगा और आधा केचुआ मैं खाऊंगा। तो मनोवैज्ञानिक बोला ठीक है, आधा केचुआ आधा आधा काट लिया गया। बोला बेटा खाओ। तो बोला कि बच्चा फिर बोला कि आप ही पहले आप खाओ, क्योंकि आप मेरे घर में मेहमान हो। तो खा लिया मनोवैज्ञानिक। अब बच्चा फूट फूट के रोने लगा। अब बोलता है कि मेरे हिस्से का तो तुम ही खा गए, अब ये भी खा लो। इस तरीके से मनोवैज्ञानिक
केचुआ खाया और बच्चा केचुआ नहीं खाया। तो इस जो अगर पागल हो जाते हैं लोग पढ़ते पढ़ते मनोविज्ञान को, तो अगर आपको हॉस्टल वार्डन के एग्जाम को क्रैक करना है तो सच में आपको भी पागल हो जाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल से वैकेंसी आती है और बहुत दिक्कत होने वाला है। तो आज देखेंगे पहला क्लास। तो ध्यान रखेंगे जब हम बाल मनोविज्ञान को पढ़ेंगे तो बाल मनोविज्ञान को बहुत मतलब शॉर्टकट तरीके से नहीं पढ़ेंगे कि हाँ यहीं से प्रश्न आएगा, इतना ही प्रश्न आएगा, इतना होगा। बस इतना मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि 10 में से 9 प्रश्न आप देखेंगे कि इस क्लास से, इस पीडीएफ नोट से आपको क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएगा। अब आप 9 में से कितना बनाते हो वो आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं पूरा पढ़ाऊंगा, इसलिए जिम्मेदारी मेरी है। आप पूरी तरीके से पढ़ते हैं या नहीं वो आपको सोचना। बाल मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा इस वीडियो में देखेंगे, फिर धीरे 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 हम इन चीजों को बढ़ाते हुए जाएंगे। क्लियर होगा? धीरे धीरे बढ़ाते हुए जाएंगे। आज हम देखेंगे बाल मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा। तो इसको एक एक चीज को तोड़ तोड़ के देखना पड़ेगा हमको। बाल क्या है, मनोविज्ञान क्या है, बाल मनोविज्ञान क्या है, या फिर मनोविज्ञान क्या है, इस सब चीजों को एकदम साफ साफ तरीके से देखना पड़ेगा। हो सकता है कि आपसे मनोविज्ञान से संबंधित ही कुछ सवाल पूछ ले, उसकी विशेषताओं के बारे में पूछ ले तो आपके हाथ पांव फूल जाए, वैसी स्थिति कभी नहीं हो। चलिए आइए शुरू करते हैं। बाल मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा। बाल मनोविज्ञान, जैसा कि आपको देखने से पता चल ही रहा होगा कि बाल मनोविज्ञान 2 शब्दों से मिल करके बना है। और थोड़ा सा मैं यहीं पे अगर डिस्क्राइब कर दूं चीजों को कि बाल का मतलब क्या है, बाल का मतलब है बालक, बाल का मतलब क्या, हेयर, ये वाले बाल से, घुंघरालू बाल से, बादल जैसे बालों से नहीं है। क्लियर है? बाल का मतलब क्या है, बालक से है, यानी छोटे बच्चों से है, चाहे बालक हो या बालिका हो। मनोविज्ञान भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, मन धन विज्ञान, यानी मन तो वही मन, मस्तिष्क, मस्तिष्क का मतलब माइंड, माइंड से है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे मन का मतलब माइंड से है, ब्रेन से नहीं। माइंड और ब्रेन में बहुत फर्क होता है। इस चीज को आप चाहें तो गूगल में फर्क सर्च कर सकते हैं। तो यहां से मन की बात की जा रही है, माइंड की बात की जा रही है, न कि ब्रेन की बात की जा रही है, दिमाग की बात नहीं की जा रही है, मन, माइंड की बात की जा रही है। और मन को वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषित करना क्या है, मनोविज्ञान है, बाल मनोविज्ञान है। अभी इसको और डीप में पढ़ेंगे और आगे भी आएगा तो और भी चीजें हम पढ़ते जाएंगे। विज्ञान का मतलब क्या है, विज्ञान का मतलब यही है, कई बार आप लोग पढ़े होंगे कि विज्ञान क्या है। तो विज्ञान का मतलब क्या है, चीजों को स्टेप बाय स्टेप सर्च करना, रिसर्च करना या प्रयोग करते हुए सही रिजल्ट तक पहुंचना या रिजल्ट निकाल करके देना। और जब वही प्रयोग बार बार किया जाए और रिजल्ट सेम आए तो उसको क्या कहा जाता है, विज्ञान कहा जाता है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया जाएगा, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु को हर बार जब मिलाया जाएगा तो क्या बनेगा, पानी ही बनेगा। अभी मिलाएं, 2 साल बाद मिलाएं, 4 साल बाद मिलाएं, अमेरिका में मिलाएं, भारत में मिलाएं, कहीं पर भी मिलाएं, पानी ही बनेगा। उसी तरीके से मनोविज्ञान के अंतर्गत मन का जो वो है, काम करने का तरीका है, उसको वैज्ञानिक ढंग से वो किया जाता है, क्या बोलते हैं, विश्लेषित किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, ताकि रिजल्ट क्या हो, सेम हो। लेकिन मनोविज्ञान में हर व्यक्ति का मन तो अलग अलग है ना। आपका मन अलग है, बहुतों का मन देखा है तब तुझ पर मन आया है, बुजुर्गों के पांव दाबे हैं तब ये फन आया। तो सबका मन तो अलग अलग है। तो इसको वैज्ञानिक तरीके से ऐसा कैसे कह सकते हैं कि आप मेरे से पूछेंगे, आप मेरे से बोले कि मुझे तुम क्या खाओगे, तो मैंने बोला कि मुझे लड्डू खाना है। आप मेरे बगल वाले बच्चे से पूछें, मेरे बगल में एक लड़का खड़ा है, कोई उससे पूछे तुम क्या खाओगे, हो सकता है वो बोले पेड़ा खाएंगे। तो उत्तर तो एक नहीं हुआ, रिजल्ट तो एक नहीं आया। तो इन्हीं सब चीजों को हमको पढ़ना है। वैसे विज्ञान में तो रिजल्ट हमेशा क्या होना चाहिए, रिजल्ट हमेशा सेम होना चाहिए, कोई उसमें फर्क नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम भारत में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला रहे हैं तो पानी बन रहा है। क्लियर है? हम भारत में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला रहे हैं तो पानी बन रहा है। यही चीज हम अमेरिका में जाके करेंगे, यही चीज
हम ब्रिटेन में जाके करें, जापान में जाके करें, हर जगह ये सेम ही बनेगा, पानी ही बनेगा। लेकिन यहां पर तो अगर जब मनोविज्ञान यानी मन का वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण किया जा रहा है या मन को वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषित किया जा रहा है, तब की स्थिति में रिजल्ट तो हमेशा सेम आना चाहिए। लेकिन जब मेरे से पूछा गया तो मैंने कहा क्या, मैं खाऊंगा लड्डू, और किसी ने कहा कि क्या खाऊंगा, मैं खाऊंगा पेड़ा। तो दोनों में क्या है, दोनों में तो फर्क है। अब ये फर्क क्यों आता है, इन सब चीजों को बहुत अच्छे तरीके से जानने की कोशिश हमको करना है। तो पहले तो देखते हैं बाल और मनोविज्ञान जब दो शब्दों से मिलकर के बना है, बाल और मनोविज्ञान, तो इसमें बाल का क्या मतलब है, बाल का मतलब बालक से है, और बालक का बाल जीवन का क्या महत्व है, क्यों हमको बाल मनोविज्ञान को पढ़ना है। हम चाहते या फिर कोई और चाहता या फिर एग्जामिनर चाहता, वो सीजीपीएससी चाहता, व्यापम चाहता, सिलेबस जो निकाला वो हो सकता था मनोविज्ञान को ना लेता, पहले तो नहीं लेता था। लेकिन यही बाल मनोविज्ञान में बालक के मन को ही क्यों पढ़ना है, क्यों पढ़ना है बालक के मन को, क्योंकि यही बालक का मन बाद में देश के भविष्य का, राज्य के भविष्य का निर्माण करेगा। यानी कहा यह जाता है कि बचपन में जितनी चीजें सीख ली गई उसका आधा भी चीज फिर पूरे उम्र भर व्यक्ति नहीं सीख सकता। जैसे मैं बोलना सीखा हूं, मैं ये बात बचपन से ही सीखा हूं, नया कुछ और नहीं बोल पा रहा हूं। हो सकता है मेरी भाषा परिष्कृत हो गई हो, थोड़ी सुसंस्कृत हो गई हो, लेकिन उस तरीके से वो चीजें तो मैंने बचपन में ही सीखी। चलना मैं बचपन में सीखा, साइकिल चलाना मैं बचपन में सीखा। तो क्या होता है, बचपन में बहुत सारी चीजें सीख ली जाती हैं। इसीलिए बाल जीवन का एक महत्व है, उस महत्व को पढ़ेंगे कि आखिर बाल जीवन का क्या क्या महत्व है, फिर मनोविज्ञान को समझेंगे। उसके बाद आपको एकदम से पिक्चर क्लियर होगा कि बाल और मनोविज्ञान में क्या फर्क है। छोटा बच्चा प्यारा पढ़ाई कर रहा है, चलिए आगे देखते हैं बाल जीवन का क्या महत्व है। पहला पॉइंट देखते हैं, और ध्यान रखिएगा एक चीज विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। एक एग्जाम हुआ, सीजीपीएससी के द्वारा एक एग्जाम लिया गया था, और व्यापम के द्वारा भी एक भी एग्जाम लिया जाता है। सीजीपीएससी में एक एग्जाम हुआ एबीओ का, असिस्टेंट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का एक एग्जाम हुआ एबीओ का। इस एबीओ के एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछे गए, परिभाषा को उठा उठा के प्रश्न बना दिया गया। अब चूंकि एबीओ का एग्जाम 2013 के लगभग 2013 की ही बात है, पहली बार हुआ था। एबीओ का एग्जाम 2013 में पहली बार हुआ था। शिक्षा से संबंधित जानकारियों को उसमें पहली बार पेपर सेकेंड में इंट्रोड्यूस किया गया। 2 पेपर हैं एबीओ में, तो सेकेंड पेपर में इंट्रोड्यूस किया गया शिक्षा से संबंधित। तो वहां बार बार परिभाषा से संबंधित प्रश्न पूछे गए। उसी तरीके से पहली बार सीजीपीएससी ने हॉस्टल वार्डन में मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान को इंट्रोड्यूस किया है। इसका मतलब यह है कि हमको परिभाषा को भी ध्यान देना होगा, क्योंकि हो सकता है परिभाषा से संबंधित ही प्रश्न पूछ लिए जाए। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में क्या अंतर है, ऐसे भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि लगभग सेम लगता है, बहुत हेयरलाइन डिफरेंस है। आगे आने वाली कक्षाओं में उसको बहुत अच्छी तरीके से आपको सामने प्रस्तुत भी करूंगा, उसको डिफरेंशिएट करके भी दिखाऊंगा, एकदम पानी की तरह, कोई दिक्कत वाली बात। तो पहला देखते, प्राचीन काल से ही विद्वानों ने बाल काल को महत्व स्वीकार किया। जब हम विभिन्न महापुरुषों के जीवन वृत्तांत का अध्ययन करते हैं तो उपयुक्त कथन की सत्यता मिलती है कि कोई बच्चा बचपन से ही बहुत प्रवीण था, हो नहार बीरबान के हो चिकने पात, ऐसी बातें भी आप सुनते हैं। यानी या फिर सपूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, ऐसी बातें भी आप सुनते हैं।
आधुनिक युग में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने अथक प्रयासों से साधारण जनता को भी इसके महत्व को प्रदर्शित करते हुए यह प्रमाणित कर दिया है कि हमारे जीवन की सफलता अथवा असफलता बाल जीवन पर निर्भर करती के निर्माण पर ही निर्भर करती है। यानी व्यक्ति जीवन में कितना सफल होगा, कितना असफल होगा, ये उसके बाल जीवन पर निर्भर करता है। इसका मतलब क्या है? आप देखते हैं बहुत कम बच्चे होंगे ऐसे, आप अक्सर देखते हैं कोई ऑफिसर है आपके क्षेत्र में, कोई ऑफिसर है, मान लेते हैं ऑफिसर कौन है, कहीं का कोई कलेक्टर है। अब कलेक्टर का कोई बच्चा है, कॉलोनी में रह रहा है, बड़े बड़े सचिव स्तर के जो लोग हैं उनसे उठना बैठना है, बातचीत, तो इसके बच्चे को आप कभी भी ऐसा कोई काम मतलब कभी भी नहीं बोल सकता, लेकिन अक्सर सामान्य तौर पर कृषि के क्षेत्र में या फिर जो व्हाइट कॉलर जॉब नहीं है, जैसे कलेक्टर एक व्हाइट कॉलर जॉब है, मतलब उसको क्या बोल सकते हैं, दो तीन तरीके के ग्रे कॉलर, व्हाइट कॉलर, ब्लैक कॉलर ऐसे जॉब होते हैं, तो व्हाइट कॉलर जॉब को अच्छा जॉब माना जाता है। तो इसको आप कभी भी कृषि के क्षेत्र में खासकर बहुत कम ही होंगे, जो जैसे बिजनेस के क्षेत्र में भी रेयर ही इसको आप देखेंगे। इनके लड़के को आप हमेशा देखेंगे कि कोई वो सरकारी पद में है या सरकारी पद की तैयारी कर रहा है, कुछ दिन में वो सफल हो जाएगा। बच्चे गांव-गांव से मेहनत करते हैं, किसान के बेटे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि मजदूर परिवार से आते हैं, कोई लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, कोई मिडिल क्लास से आते हैं, उनके घर में बिजनेस व्यवसाय इस तरीके की चीजें चलती हैं, वे सफल बहुत कम होते हैं। कम मतलब ऐसा नहीं है कि वो असफल हो जाते हैं, वो सफल हो ही नहीं सकती, वो किसी दूसरे क्षेत्र में सफल हो सकते। इसका मतलब यह है कि बाल काल में बालक के जीवन को, छोटे बचपन में बालक के जीवन को जिस तरीके का परिवेश मिलेगा, वो उस क्षेत्र में उसके सफलता की संभावना बढ़ जाएगी। अब कोई कलेक्टर का लड़का, उसके घर में किताबें 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 भरी है, बहुत जाहिर सी बात है, बहुत सामान्य सी बात है कि आपके सामने बहुत सारी किताबें रखी हुई है, आप कितना दिन उससे मुंह मोड़ेंगे? अनायास ही आप किताबों के प्रति आपका लगाव हो जाएगा, आप पढ़ना शुरू कर देंगे थोड़ा बहुत ऐसे। लेकिन आपके घर में बम, गोला बारूद, AK-47, कट्टा, चाकू, तलवार रखा है, तो आप क्या करेंगे? धीरे धीरे आप उससे खेलना शुरू करेंगे। खेलना तो आपको है ही, बचपन में बच्चे खेलते ही, आप उनके हाथ में हथियार रखते हैं तो भी खेलेंगे, आप उनके हाथ में खिलौना रखेंगे तो भी खेलेंगे, आप उनके हाथ में किताब रखेंगे तो किताब के साथ खेलेंगे। तो बचपन किस तरीके का हुआ, ध्यान रखिएगा। बाल मनोविज्ञान में जब प्रश्न पूछा जाएगा ना, तो आप बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो बोर होकर अब जाने वाले हैं, अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो जाने वाले। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा हो ये तो बहुत थ्योरी पढ़ा रहा है, ये इसका मतलब क्या है, फैक्ट टू फैक्ट पढ़ाओ। लेकिन अभी अगर आपको लग रहा होगा फैक्ट टू फैक्ट पढ़ाऊं, तो अभी आगे जो प्रश्न आएंगे इसमें मैंने प्रश्न भी डलवाए हैं, उन प्रश्नों का उत्तर भी दे दीजिए तो आपको पता चलेगा। तो कुल मिला के यह है कि जैसा बचपन का परिवेश होगा वैसे ही उसका मन बदलेगा और वैसे ही उसकी सफलता या असफलता निर्भर करेगी। इसका मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति एक क्षेत्र में असफल है वो दूसरे क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता। हो सकता है एक क्षेत्र में असफल हो, दूसरे क्षेत्र में सफल हो जाए। जैसे हो सकता है कोई लिखने में असफल हो लेकिन कट्टा चलाने, बंदूक चलाने, गोली मारने, खून करने में सफल हो जाए, मुर्गा काटने में सफल हो जाए, बकरा काटने में सफल हो जाए, अच्छा कसाई बन जाए। दोनों अलग अलग बातें। क्लियर है? वस्तुतः यह ऐसा काल है जिसमें शिक्षण काल यानी लर्निंग पीरियड कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि यही हमारी जीवन भित्ति की नींव है। यानी यही वो समय है जिससे सीखते हैं बच्चे और इसे सीख का प्रयोग वो जीवन पर्यंत करते हैं। आगे भी आपको समझ में आएगा, कुछ विद्वानों के परिभाषाओं की भी मैं बात करूंगा तो आपको और भी क्लियर होती जाएगी। हम भाषा कौशल आदत इसी अवधि में सीखते हैं। विश्व ज्ञान का आविर्भाव समय आविर्भूत होकर हमारी प्रौढ़ावस्था में पूर्णतः विकसित होती है। इसका मतलब क्या है कि बचपन में डला है बीज और वही बीज प्रौढ़ावस्था में, वही बीज युवा अवस्था में बड़ा होता है, पेड़ दिखता है। बचपन के जो संस्कार है ना वही बड़े होते हैं, बच्चे तो दिखने लगते हैं।
इसका मतलब क्या है, बचपन बहुत महत्वपूर्ण है। हम क्या देख रहे हैं कि बाल अवस्था का क्या महत्व है, बचपना का क्या महत्व है जीवन में। तो बचपना है, छोड़ दो, वो नहीं। उस समय जो चीजें सीखी जाएंगी, उस समय जो चीजें जानी जाएंगी, वो उसके जीवन पर्यंत चलती हैं, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे व्यवहार संघात यानी बिहेवियर पैटर्न की नींव बाल जीवन में ही पड़ती है। इसके प्रभाव से हम जीवन पर्यंत प्रभावित होते हैं। हमारे व्यक्तित्व का निर्माण का श्रेय भी बचपन में ही है। प्रसिद्ध विद्वान, एक नाम याद रखिएगा, फ्रायड। फ्रायड पूरा नाम छोटा नाम लग रहा होगा तो एक और नाम इसका बता देता हूं। इनका नाम और एक एक्स्ट्रा लिख दीजिए, सिगमंड। अलग अलग हो सकता है, कोई स्पेलिंग छोटा लिखे, कोई स्पेलिंग बड़ा लिखे, बाकी अगर फ्रायड रहेगा तो वही सिगमंड फ्रायड की बात कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, मैंने पहले भी आपको बताया है, क्लास जब शुरू हुआ था, कि परिभाषाओं पर बहुत फोकस होना है आपको। परिभाषाएं वैसे तो पूरा ज्ञान बता देती हैं कि इस सिलेबस में क्या है क्या नहीं है, लेकिन परिभाषाएं पूछी भी जा सकती हैं, इस चीज से आप नकार नहीं सकते। तो प्रसिद्ध विद्वान जो फ्रायड हुआ, उसने कहा कि जीवन के विभिन्न सामान्य और असामान्य व्यवहारों के कारणों का रहस्य बचपन की अनुभूतियों में होता है। यानी अगर कोई बच्चा बड़ा हो जाता है, बड़ा होके खूनी बन जाता है, बड़ा होके एक पेंटर बन जाता है, बड़ा होके एक बिल्डिंग बनाने वाला बिल्डर बन जाता है, बड़ा होके एक कलेक्टर बन जाता है, किसी देश का राष्ट्रपति बन जाता है, किसी देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, उसकी नींव कहां थी? उसकी नींव थी बचपन में। यानी उसका बीज क्या था? बचपन में डल चुका था। यह सिगमंड फ्रायड कहते हैं। और एक आदमी, एक लड़का था 20 साल का, 20-21 साल का रहा होगा। जब मनोविज्ञान की बात चल रही है तो मैं बता ही दूं, 21 साल का वो लड़का रहा होगा, और उसने एक दिन अपने मकान मालकिन का कत्ल कर दिया। खून जब किया, खून करने के बाद वो एकदम से खड़ा रह गया, मतलब हिला ही नहीं, पूरा खून खून बिखरा है बिस्तर में, मतलब कमरे में, लेकिन वो हिल नहीं रहा है। जब उसे 5 मिनट बाद उसको हिलाया डुलाया गया तो वो पूछा गया कि तुम खून किए हो इसका? तो बोलता है नहीं, मैं तो खून नहीं किया। वो खून नहीं किया होता है, वो बोलता है कि मैं खून नहीं किया हूं। बच्चे ने बोला कि मैं खून नहीं किया। लेकिन जब भी वो मकान मालकिन के यहाँ आता था, जिस महिला का कत्ल किया था उस महिला उसकी मकान मालकिन थी, जब उस मकान मालकिन के यहाँ आता था बहुत गाली, मतलब जब मकान मालकिन उसके पास आती थी पैसा वसा लेने, बहुत गाली गलौज करती थी। उसको लगता था कि मैं इसको मार दूंगा, मार दूंगा, और उसको पता ही नहीं चला, अनायास वो बढ़ा और अचानक से मार दिया, और मालकिन मर गई, खूने खून हो गया, खूने खून हो गया। क्लियर है? तो बचपन से चीजें बढ़ती हैं। आपको मालूम है ये जो हिटलर हुआ, एडोल्फ हिटलर, हाँ एडोल्फ हिटलर, हिटलर जो हुआ, कितने लोगों को उसने मारा प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के समय? कितने लोगों को मारा? गैस चेंबर में भर के, बंद करके, यहां बंद करके, वहां बंद करके, कितने लोगों को मारा। लेकिन वो व्यक्ति बचपन में एक पेंटर बनना चाहता था। उसके पेंटिंग के गुण को या फिर पेंटिंग के कार्य को नहीं सराहा गया, उसको उसके प्रति उसको रुचि पैदा करने से रोका गया, और वो आदमी एक हिटलर बन गया, एक खूनी बन गया, एक क्या बोलते, तानाशाही का पर्यायवाची बन गया, हिटलर। इसका मतलब यह है कि बचपन में जो चीजें हैं, अगर वो चीजें मतलब अगर बड़े होकर के कोई भी चीज आपको दिखाई दे रहा है, बड़े मतलब प्रौढ़ावस्था में, जवानी में अगर कोई भी चीज दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है? उसका कहीं ना कहीं प्रभाव बचपन से है। अगर हिटलर को न रोका गया हुआ था पेंटिंग से, ड्राइंग से, तो हिटलर पैदा नहीं होता। यानी वो कातिल, वो तानाशाह का पर्यायवाची पैदा नहीं होता, वो एक अच्छा पेंटर बन सकता था, क्योंकि उसकी नींव, उसकी बीज जो थी वो बचपन में ही डल गई थी। तो यही सी बात को सिगमंड फ्रायड कहते हैं। और सिगमंड फ्रायड के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं। सिगमंड फ्रायड के बारे में जो कहानियां आप सुनेंगे वो अच्छा लगेगा आपको। इसके अलावा सिगमंड फ्रायड की कहानियों से संबंधित प्रश्न आपसे खासकर मनोविज्ञान में पूछा जाता है। और सिगमंड फ्रायड ने बच्चों के विषय में बहुत रिसर्च किया। एक समय की बात है, आप ये बस सोचिए, बस कुछ आपको पढ़ना नहीं जाता, बस आप कहानियां सुनिए, इसी में याद करिए, इसी में मजा आने वाला है।
बाकी मैं क्वेश्चन करा दूंगा, समझ में आ जाएगा। एक बार की बात है, सिगमंड फ्रायड और उसकी पत्नी कहीं घूमने गए थे। जब घूमने गए थे तो एक बाग था, एक बगीचा था, वहीं घूम रहे थे लगभग 4-5-6 बजे होंगे, 5-6। तो थोड़ा देर हुआ तो अंधेरा होने लगा। जब अंधेरा होने लगा तो पता चला कि अब घर चलना है। उसकी पत्नी ने कहा चलो जी चलो घर चलते हैं। और कौन पति होगा जो अपनी पत्नी की बात ना माने, और ना माने तो उसका हालत देख ही रहे। तो जब उसको बोली कि चलो जी, तो चलने के लिए तैयार हो गए फ्रायड, और मनोवैज्ञानिक तो था ही व्यक्ति, अभी हमने पढ़ा था। तो उसने कहा कि अरे हमारा गुड्डू कहाँ है। गुड्डू को ढूंढा गया, गुड्डू बच्चा कहाँ है ही नहीं, है ही नहीं, खोजेगा। सिगमंड फ्रायड ने कहा तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें बता सकता हूं वो कहां है, जबकि उसे कुछ पता नहीं कहां है जी, कहां है। तो उसने बताया कि तुमने आज जब वो पार्क में, जब उद्यान में, जब इस गार्डन में आया था वो बच्चा, तो तुमने उसे कहीं जाने से रोका था क्या? तो हाँ, मैंने बोला तो था कि उधर मत जाना, उधर कांटे हैं। पक्का वो लड़का वही होगा, जाके देखो। वो 4 साल 3.5 साल का बच्चा उसी कांटे के पास जाकर के खड़ा था। इतना बड़ा मनोवैज्ञानिक था सिगमंड फ्रायड, जिसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? और मजा आएगा। एक व्यक्ति है वाटसन। वह मनोवैज्ञानिक वाटसन के अनुसार हम बचपन में जो कुछ सीखते हैं उसी के अनुकूल हमारी जीवन शैली निर्धारित होती है। इसका मतलब क्या है कि बचपन की चीजें ही जवानी में दिखती हैं। बच्चे बचपन में जैसे रहेंगे वैसे ही उनका जवानी में उनको मतलब, या फिर बड़े होंगे तो उनकी जीवन शैली वैसे ही होगी। इसका मतलब ये है, चाहे वाटसन हो चाहे सिगमंड फ्रायड हो, दोनों ये मानते हैं कि बालक का जो बाल जीवन है वही बाल जीवन आधार है पूरे जीवन का। यानी उस समय जो बीज डाला गया वही बीज धीरे 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 बड़ा होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा, और एक पौधा बनेगा, एक पेड़ बनेगा, एक दिन एक बहुत बड़ा विशाल बरगद का रूप भी ले सकता है। वही बचपन का बीज। तो चाहे सिगमंड फ्रायड हो चाहे वाटसन हो, ये दो नाम अगर आपसे पूछा जाए बाल मनोविज्ञान के विषय में कि सिगमंड फ्रायड का क्या विचार था या फिर वाटसन का क्या विचार था, तो दोनों चीजें आपको याद रहेंगी। क्लियर है? या फिर आपसे परिभाषा पूछ ली जाए तो भी याद रहेगा। देखिए बहुत आसान है। सिगमंड फ्रायड ने कहा कि जीवन में दो तरीके की चीजें हैं, एक नॉर्मल चीज और एक एबनॉर्मल चीज, यानी एक सामान्य चीज और एक असामान्य चीज। दोनों का जो व्यवहार है, जीव मनुष्य का दो तरीके का व्यवहार होता है, एक सामान्य व्यवहार, एक असामान्य व्यवहार। सामान्य व्यवहार हो चाहे असामान्य व्यवहार हो, ये दोनों तरीके के व्यवहार जो है बचपन के वजह से या बचपन में उसको जैसे संस्कार मिलते हैं उसके वजह से ही होता है। यानी लोगों के जीवन का व्यवहार उसके बचपन में होता है, उसकी नींव, उसका बीज उसके बचपन में होता है। यानी कोई व्यक्ति अगर एक कातिल बन गया, कोई व्यक्ति खूनी बन गया, तो हम उसको धीरे 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 यदि उसके बचपन में उतरे तो हम उस कांटे को निकाल सकते हैं, जिस कांटे के चुभने की वजह से वो कातिल बना, जिस कांटे के चुभने की वजह से वो क्या बना, खूनी बना। तो ये कहना है किसका? फ्रायड का, सिगमंड फ्रायड का। और सिगमंड फ्रायड से संबंधित वो कहानी याद रखिएगा कि वो बच्चा कैसे 3.5 साल का जाके मिल गया था, उसी का लड़का था गुड्डू। ठीक है। दूसरा बात, वाटसन ने कहा बचपन में जो भी सीखते हैं उसी के अनुकूल हमारी जीवन शैली होती है। यानी सिगमंड फ्रायड ने तो दो चीजें कही, एक सामान्य व्यवहार और एक असामान्य व्यवहार, और दोनों का रहस्य कहां है? बचपन में है। उसी तरीके से मनोवैज्ञानिक वाटसन ने कहा कि हम बचपन में जो भी सीखते हैं उसी के अनुकूल हमारी जीवन शैली निर्धारित होती है। यानी बचपन की सीखी हुई चीजें ही हमारे जीवन शैली को संचालित करती है। अगर बचपन से हम 8 बजे सो के उठने के आदी हैं, सुबह 8 ही बजे उठते हैं, 8 ही बजे उठते हैं, इसका मतलब क्या है? हम बड़े होंगे तो हमारी जीवन शैली 8 बजे उठने वाली हो जाएगी। क्लियर है? चलिए, आपसे प्रश्न पूछेगा कि सामान्य व्यवहार असामान्य व्यवहार के बारे में कौन से मनोवैज्ञानिक ने कहा, तो आप बता देंगे सिगमंड फ्रायड। और पूछा जा सकता है ऐसा प्रश्न,
जीवन शैली हमारी कैसी निर्धारित होगी, ये बचपन से ही वो हो जाता है, मतलब बचपन में जो कुछ सीखते हैं उसी के अनुसार हमारी जीवन शैली निर्धारित होती है। ये किसने कहा? वाटसन ने। आप बता देंगे। दोनों ही परिभाषाएं आपके लिए महत्वपूर्ण है और पूछी भी जा सकती है। एक प्रश्न और देख लेते हैं, आइए एक प्रश्न देखते हैं। जीवन के विभिन्न सामान्य और असामान्य व्यवहारों के रहस्य का बचपन की अनुभूतियों से ही होता है, यानी जो भी सामान्य या असामान्य व्यवहार है उसका रहस्य जो है बचपन में होता है। हो सकता है, देखिए बहुत संभावित प्रश्न केवल लिखा है ना, केवल संभावित प्रश्न लिखा है। यह प्रश्न 99.99 संभावना के साथ मैं बोल सकता हूं कि यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है? तो इसका उत्तर तो आपको पता ही चल गया होगा, वुंट, फ्रायड, वाटसन और पियाजे। और एक आदमी ध्यान रखिएगा, इसके बारे में हमको पढ़ना है, इसके बारे में भी पढ़ना है, इसके बारे में भी और इसके बारे में भी। वुंट वो पहला व्यक्ति था जिसने मनोविज्ञान के लिए प्रयोगशाला स्थापित किया। और इसके विषय में, वुंट के विषय में देखिए, बाल मनोविज्ञान हो या बाल विकास हो, दोनों चीजें बहुत आसपास की हैं, बहुत हेयरलाइन डिफरेंस मैं बताया। तो इस व्यक्ति के विषय में, वुंट के विषय में सहायक शिक्षक में बार बार प्रश्न पूछा जाता है। सहायक शिक्षक का जो एग्जाम है उसमें बाल विकास की बात की गई है और आपके में बाल मनोविज्ञान, हेयरलाइन डिफरेंस है। तो सहायक शिक्षक के प्रश्नों को भी इसमें पूछा जा सकता है, जैसे इसके प्रश्नों को सहायक शिक्षक में पूछा जा सकता है। बहुत मामूली सा डिफरेंस है बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में, वो भी मैं दूसरी तीसरी क्लास में आपको क्लियर कर दूंगा, मजा आ जाएगा आपको। क्लियर है? उम्मीद करता हूं मजा आ भी रहा होगा। क्या हुआ बताता हूं। इसका सही उत्तर तो आपको मालूम ही है, सिगमंड फ्रायड, क्योंकि हम लोग पढ़ भी चुके हैं। क्लियर है? चलिए 1 मिनट का ब्रेक लेता हूं। आइए अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं मनोविज्ञान का क्या मतलब है। पहले तो देखा बाल क्या है, बालक क्या है और बालक के जीवन का क्या महत्व है। अब देखेंगे मनोविज्ञान का क्या महत्व है। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्द साइकी और लोगस से मिलकर हुई है। ध्यान रखेंगे, आपसे ये प्रश्न तो शायद नहीं पूछेगा कि मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहा जाता है, लेकिन आप ये स्पेलिंग जरूर याद रखिएगा, भाई बड़ा मुश्किल, बड़ा टफ स्पेलिंग होता है। लेकिन आपसे ये प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है कि साइकोलॉजी शब्द किससे बनके मिल करके बना है या फिर किस भाषा का शब्द है। तो साइकोलॉजी लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द है साइकी और दूसरा शब्द है लोगस। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आप अपने प्रश्न को मार्क भी करते जाएंगे ताकि आपको ध्यान रहे। साइको शब्द का जो अर्थ है वो आत्मा है। आत्मा मतलब वही आत्मा, आगे पढ़ेंगे, आत्मा का परमात्मा से मिलन। जब आत्मा धीरे धीरे हल्की होती जाती है और जीवों से थोड़ी ऊंची होती जाती है और एक समय ऐसा आता है कि वो ईश्वर के समीप पहुंच जाए, तब वही आत्मा परमात्मा हो जाती है। मेरे बच्चे बोलो जय सिया राम। ऐसी बातें भी हम पढ़ेंगे अभी। लोगस जो शब्द है, लोगस शब्द का मतलब है स्टडी। इसका मतलब क्या है? साइकोलॉजी शब्द का मतलब क्या है? आत्मा का अध्ययन करना ही साइकोलॉजी है। अगर हम इस लैटिन भाषा के अनुसार चलें तो क्लियर है, कुछ इस तरीके का चीज आपको दिख भी रहा होगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। धन्यवाद दीजिएगा जिसने इस स्लाइड को बनाया है। मनोविज्ञान का जो प्रारंभ होता है अरस्तु के समय होता है। अरस्तु के बारे में आप बहुत सारी चीजें पढ़े भी होंगे और अरस्तु के विषय थोड़ा बहुत और भी कहानी अगर आता है आगे तो मैं बता भी दूंगा, लेकिन आप अरस्तु के बारे में तो निश्चित तौर पे जानते ही हैं, नाम तो सुने। अरस्तु के समय दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में शताब्दियों पूर्व हुआ था। मनोवैज्ञानिकों के प्रयत्नों से धीरे धीरे यह दर्शन शास्त्र से पृथक होकर एक स्वतंत्र विषय के रूप में उभरा। और ध्यान रखिएगा, हर जो सब्जेक्ट है, हर जो विषय है, चाहे आप राज्य व्यवस्था पढ़ें, आप भूगोल पढ़ें, आप गणित पढ़ें, आप संस्कृत पढ़ें, आप हिंदी पढ़ें, कोई भी चीज, हर विषय कहीं न कहीं दर्शन से ही निकला हुआ विषय। इतिहास हो, भूगोल हो, कुछ भी हो, सब दर्शन का विषय।
दर्शन मतलब पहले सोच में आया होगा, तब उसके बारे में अध्ययन किया गया होगा, और धीरे धीरे जब अध्ययन किया गया होगा तो किताबें लिखी जा रही होंगी, लिखी जा रही होंगी, लिखी जा रही होंगी, और ऐसी भी चीजें लिखी जा रही होंगी क्या कि जितना मैंने कहा है उससे अनकहा बहुत है, और जितना तुमने सुना है उससे अनसुना बहुत है, और अंत तक पढ़ते तो पता चलता कि मैं तेरे मेरे प्यार की ही कहानी लिख रहा था, मैं तुम्हारे नाम अपनी जिंदगानी लिख रहा था। ऐसी चीजें भी लिखी जा रही होंगी धीरे 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 धीरे। क्लियर है? तो मनोविज्ञान का जो आविर्भाव होता है, मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग कब होता है? ध्यान रखिए, जब अरस्तु का समय चल रहा था तो अरस्तु के समय में जो मनोविज्ञान शब्द आया, लेकिन उसको दर्शन के अंदर ही मान लिया गया। लेकिन जब 19वीं शताब्दी आई तो 19वीं शताब्दी जब खत्म होने लगा, यानी 1879 ईस्वी के आसपास जर्मनी में एक विद्वान हुआ जिनका नाम था विल्हेम वुंट, और उन्होंने वहां एक लिम्पिंजिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की, और यही प्रयोगशाला मनोविज्ञान की जन्म स्थली कही जाती है, और विलियम वुंट को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जब पूछा जाएगा मनोविज्ञान का जनक तो क्या आपको याद करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं, बस आपको एक चीज याद करना है मेरे प्यारे बच्चे, कि क्या अरस्तु को याद करना है कि अरस्तु का जब समय चल रहा था उस समय दर्शन के अंतर्गत मनोविज्ञान को स्थान दिया गया। क्लियर है? जब अरस्तु का समय चल रहा था उस समय दर्शन के अंतर्गत दर्शन के अंतर्गत मनोविज्ञान को स्थान दिया गया, और धीरे धीरे 19वीं शताब्दी आया, और 19वीं शताब्दी धीरे धीरे खत्म होने लगा, और खत्म होते होते जब 1879 का समय आया तब एक आदमी निकल के आया जिसका नाम विलियम वुंट था, और विलियम वुंट जो थे वो जर्मनी के रहने वाले थे, पूछ सकता है आपसे, और उसने लिम्पजिंग विश्वविद्यालय में एक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की, और इसी के वजह से विलियम वुंट जो थे उनको मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो ऐसे ही नहीं कहा जाता, क्यों? क्योंकि मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना 1879 में किया गया, इसलिए कहा जाता है। क्लियर है? कुछ भी रटने की जरूरत है? बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं, जैसा मैं कहानी बताया वैसी कहानी आपके सामने होनी चाहिए। ये वो मनोवैज्ञानिक जो प्रयोगशाला था विलियम वुंट ने बनाया, और इससे संबंधित प्रश्न सीजी उसमें सहायक शिक्षक में भी पूछ लिया गया था एक बार। मनोविज्ञान का इतिहास पुस्तक के रचनाकार बेरिंग लिखते हैं कि वुंट के पहले मनोविज्ञान तो बहुत था पर वह दर्शन में समाहित था, लेकिन जब वुंट आया, कौन लिखा इस बात को? बोरिंग ने लिखा कि पहले तो मनोविज्ञान शब्द में प्रचलन में था, लेकिन जब विलेम वुंट आए तो विलेम वुंट ने जब जर्मनी में एक प्रयोगशाला की स्थापना की, कब की प्रयोगशाला की स्थापना, ये भी पूछा जा सकता है, 1879 में की, और जब प्रयोगशाला की स्थापना की तब मनोविज्ञान को दर्शन से अलग कर लिया गया, यानी उसको भी एक विषय के रूप में मान्यता मिलनी शुरू हो गई। मनोविज्ञान में वुंट के विचारों के आगमन के पूर्व तक इसे कभी तो आत्मा का विज्ञान, तो कभी मन का विज्ञान, तो कहीं के रूप में ही परिभाषित किया जाता था, परंतु वुंट ने इसे एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्थापित किया और इसे प्रयोगात्मक स्वरूप प्रदान किया। वुंट के अनुसार मनोविज्ञान एक स्वतंत्र प्रयोगात्मक विज्ञान है जिसमें तात्कालिक अनुभूतियों का अध्ययन किया जाता है। इसी आधार पर वुंट ने मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए कहा कि मनोविज्ञान चेतन अनुभूति का विज्ञान है। पूछ लेगा चेतन अनुभूति का विज्ञान किसने कहा? वुंट ने कहा। उस जनक कौन है? वुंट है। वुंट का समर्थन करने बहुत लोग आए, जैसे आप आंदोलन करने आते हैं तो कोचिंग वाले समर्थन करने जाते हैं ना कि जॉब निकालो, नौकरी निकालो, वैकेंसी निकालो, वैसे ही वुंट के समर्थन में भी बहुत सारे आए लोग। और उसमें एक विलियम जेम्स ने कहा कि मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा यह है कि चेतना की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन और व्याख्या कर सकता है। वुंट की परिभाषा को मनोविज्ञान की संरचनावादी परिभाषा कहा जाता है, परंतु समय के साथ मनोविज्ञान का स्वरूप भी परिवर्तित होता गया और आज का जो मनोविज्ञान है व्यवहार का अध्ययन करता है, अनुभव के माध्यम से करने वाला विज्ञान बन गया है। अन्य विज्ञानों की तरह इसका भी लक्ष्य मनोवैज्ञानिक तथ्यों को निष्पक्ष रूप से एकत्र करना और उसे क्रमबद्ध ढंग से व्यवस्थित करना हो गया है। इन तथ्यों का विश्लेषण कर सामान्य नियमों का प्रतिपादन करना तथा सामान्य नियमों द्वारा अध्ययन
विषयों को स्पष्ट करना हो गया है। इस प्रकार वर्तमान परिदृश्य में अगर मनोविज्ञान की बात करें तो यह एक शैक्षिक अनुप्रयोग विद्या है जो प्राणी, मनुष्य, पशु के मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभवों तथा व्यक्त एवं अव्यक्त दोनों प्रकार के व्यवहारों का क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक अध्ययन करता है। और ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें जो बोल रहा हूं, ये सब चीजें जो भी बोल रहा हूं, इसको आपको कहीं भी किसी भी प्रकार से नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। प्रिंट ले लीजिए, पीडीएफ ले लीजिए, प्रिंट कराइए, समय मत गंवाइए, प्रिंट करवाइए। क्लियर है? तो जो भी पेड कोर्स वाले हैं बच्चे, वो सबको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, कहीं पे भी उनको परेशान होने की जरूरत नहीं कि मैं इसको नोट डाउन करूं, बस समझते चलिए, याद करते चलिए। मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला किसने स्थापित की? वुंट ने स्थापित की। हमने इसको पढ़ लिया है। कब की? 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी 1879 1879 में की। कहां की? जर्मनी में की। याद रहेगा, जर्मनी में कहां की? जिम्पलिंग विश्वविद्यालय में की। और कुछ याद करना है? बस याद हो गया। इसीलिए तो इनको मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। और कुछ पूछेगा क्या? इतना सारा प्रश्न तो यहां से तैयार हो गया। इसी प्रकार का एक प्रश्न सहायक शिक्षक में भी पूछ लिया गया था, तो ध्यान रखेंगे, सहायक शिक्षक के प्रश्नों को भी मैं करा दूंगा थोड़ा बहुत, तो आपको ध्यान रहेगा, क्योंकि बहुत हेयरलाइन डिफरेंस है मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में। एक प्रश्न और देखते हैं। मनोविज्ञान चेतन अनुभूति का विज्ञान है, किसने कहा? वुंट ने कहा, फ्राइड ने कहा, वाटसन कहा, या फिर पियाजे? और ध्यान रखिएगा, इससे पहले वाला प्रश्न शायद पूछे या ना पूछे, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ऐसा जब छोटा, ध्यान रखें, कभी भी एबीओ के भी एग्जाम में वैसे ही प्रश्न पूछे गए, जब भी छोटा परिभाषा वाला कोई व्यक्ति रहेगा, छोटा परिभाषा वो दिया रहेगा, तो उस छोटे परिभाषा को जरूर याद रखिएगा। ये आपके लिए VIIP प्रश्न हो सकता है। IMP, VIIMP ऐसा प्रश्न होता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सॉरी डी बोल रहा हूं, ए, वुंट ने। चलिए आगे देखें, मनोविज्ञान के प्रमुख बिंदु। अब पॉइंट टू पॉइंट चीजें हैं, पढ़ते हैं। क्लियर है? कितना लंबा टाइम हो गया? 41 मिनट हो गए। चलो देखो, मनोविज्ञान के अंतर्गत मुख्यतः 3 बिंदुओं को वैज्ञानिक अध्ययन में लिया जाता है, जो निम्नलिखित है। पहला है मानसिक प्रक्रिया, दूसरा अनुभव और तीसरा व्यवहार। ठीक है, चलिए अब देखते हैं मानसिक प्रक्रियाएं क्या है। मानसिक मस्तिष्क द्वारा किए जाने वाले कार्यों को मानसिक प्रक्रियाएं कहा जाता है या मानसिक कार्य कहते हैं। जब हम किसी बात को जानने, मस्तिष्क जो काम करता है उसको मानसिक प्रक्रिया के अंतर्गत आप मान सकते हैं। दिमाग का जितना भी काम है, मस्तिष्क का ध्यान रखिएगा, ब्रेन का कार्य, माइंड का नहीं, माइंड मतलब मन, ब्रेन मतलब दिमाग। ठीक है, तो मस्तिष्क जितना भी कार्य करता है वो सब मानसिक क्रियाएं के अंतर्गत आती हैं। चाहे जब हम किसी बात को जानने या उसका स्मरण करने के लिए चिंतित रहते हैं या समस्या का समाधान करते हैं, तो हम मानसिक प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं। मानसिक मस्तिष्क की क्रियाओं के स्तर पर ये मानसिक क्रियाएं परिलक्षित होती हैं। जब हम किसी गणितीय समस्या का समाधान करते हैं तो हमें दिखता है कि मस्तिष्क किस प्रकार तकनीकों का उपयोग करता है। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, मस्तिष्क इतने सारी चीजें काम करता रहता है, नंबर, वर्ड, लॉजिक, डिटेल, ये सब चीजें करता रहता है। क्लियर है? तो दिमाग की जो भी क्रिया होगी मानसिक क्रिया होगी। अब एक और ऑप्शन, एक और चीज आएगा आगे, तो आपको लगेगा कि नहीं मानसिक क्रियाएं और इसमें तो कोई फर्क ही नहीं है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है, उसको बता दूं। जब मानसिक क्रियाओं तथा मस्तिष्क की क्रियाओं को एक नहीं मान सकते, जब हम मानसिक क्रियाओं और मस्तिष्क की क्रियाओं को एक नहीं मान सकते, यद्यपि वे एक दूसरे पर आश्रित हैं। मानसिक क्रियाएं एवं कोशिकीय क्रियाएं एक दूसरे से आच्छादित लगती हैं परंतु समरूप नहीं है। कुछ मानसिक प्रक्रियाएं क्या है? संवेदन, अवधान, प्रत्यक्षण, सीखना, स्मृति, चिंतन। और ये सब क्या है? संवेदन क्या है? संवेदना से तात्पर्य उन विभिन्न उत्तेजना के प्रति हमारी जागरूकता से है जो हमें विभिन्न संवेदी तंत्रों द्वारा प्राप्त होती है, जैसे दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, गंध। मतलब इन सब चीजों का, जैसे आंख का उपयोग करके या फिर सूंघ करके हमको जो पता चलता है वही क्या है? संवेदना है। बहुत बदबू मार रहा है, यहाँ बहुत बरसा रहा है। जो जसपुर तरफ के अगर बच्चे जुड़े होंगे, क्यों रे बहुत बरसा रहा है इधर, ऐसे बोलते हैं उधर। तो वो क्या है? ये संवेदी क्रियाएं हुई या संवेदन
के थ्रू, क्योंकि नाक के थ्रू, इस गंध के थ्रू ये लिया गया, गंध के द्वारा। अवधान क्या है? अवधान के समय हम उपलब्ध कराए गए उत्तेजनाओं में से किसी एक विशेष उत्तेजना पर चयनात्मक रूप से केंद्रित होते हैं। उदाहरण के लिए कक्षा में व्याख्यान सुनते समय विद्यार्थी शिक्षक द्वारा बोले बातों को सुनते हैं तथा कक्ष में उपस्थित अन्य उत्तेजनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे शोर, बच्चे हल्ला कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें चल रही हैं लेकिन उस पर ध्यान नहीं है। तो वो कौन कर रहा है? चीजें तो यही चल रही है ना, मैं यहाँ पे देख रहा हूं, कैमरा है, मेरे आंखों में और भी चीजें दिख रही होंगी, उधर की चीजें, उधर की चीजें, उधर की चीजें, लेकिन मेरा फोकस कहाँ है? यही कैमरा में। तो इसको कौन कर रहा है? यही तो मेरी मस्तिष्क, मेरा दिमाग, यही मानसिक क्रिया यही तो कर रहा है। क्लियर है? यही कर रहा है। यानी मैं जब देखता हूं तो बहुत सारी चीजें मेरे सामने हो सकती है, मैं ऐसे दूर आकाश में देख रहा हूं, बहुत सारी चीजें मेरे आंखों में होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 बहुत सारे 70 तारे हो सकते हैं मेरी आंखों में दिखाई दे, लेकिन मैं किसी एक तारे पर फोकस होकर देखता हूं। हो सकता है अभी आप बैठे हैं, आप अभी बैठे हैं, ऐसे मोबाइल में देख रहे हैं। अब मोबाइल में जब ऐसे देख रहे हैं तो इस मोबाइल के उस पार भी तो कुछ चीज है जो आपकी आंखों में दिख रहा होगा। जैसे हाथ यहाँ पे रखा हूं, यहाँ पे मोबाइल है, इसके उस पार दीवार है, वो भी तो मेरी आंखों में दिखाई दे रहा है, लेकिन वहां मेरा ध्यान नहीं है। इसका मतलब क्या है? यही अवधान की बात की जा रही है। जब स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है, टीचर बोल रहा है, शिक्षक बोल रहे हैं, लेकिन और भी चीजें स्कूल में चल रही है, शोर गुल। और मैं तो गांव में स्कूल था तो गाय बकरी की आवाजें, कुत्ते भौंकने, बच्चे की रोने की आवाजें, किसी का कुछ सामान छीन लिया तो फिर बच्चा रो रहा है, कोई शोर कर रहा है, ये सर सुनिए तो मेरे को मार रहा है, इस तरीके की आवाजें, कई तरीके की आवाजें सुनाई देती थी। फिर भी हम सुनते किसकी बात को थी? शिक्षक की बात को। वो सब आवाजें अलग अलग है, लेकिन हमारी बात कहाँ फोकस है? उसी शिक्षक की बात पर फोकस है। क्यों? क्योंकि हमारा मस्तिष्क अवधान संबंधी क्रिया करने में सक्षम है, इसलिए। नहीं तो हो सकता है मेरी आंखों में बहुत सारी चीजें दिखाई दे, लेकिन मेरा ध्यान एक चीज पर तो नहीं। तो सामने कंप्यूटर है, सामने एक बॉक्स भी है, लेकिन मैं एक समय में कंप्यूटर और बॉक्स दोनों को एक साथ नहीं देख सकता। देख तो सकता हूं, मेरी आंखों में दिख तो रहा है, वो है मेरी आंखों में। अगर यहाँ पे कैमरा लगाऊं, कैमरा में ऐसे वीडियोग्राफी करूं, तो वीडियोग्राफी में वो सारी चीजें आएंगी, और आंख भी तो मेरा कैमरा ही है, उसमें सारी चीजें आएंगी, लेकिन मेरा ध्यान कहाँ होगा? या तो कंप्यूटर पे होगा, या तो डब्बे पे होगा, या तो मिठाई पे होगा। क्लियर है? या तो पानी के गिलास पे होगा, और बाकी दूसरे गिलास पे भी हो सकता है। क्लियर है? अब देखते हैं प्रत्यक्षण। प्रत्यक्षण से हम सूचना को संसाधित करते हैं और उपलब्ध उत्तेजनाओं का अर्थ निकालते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम किसी पेन को देखते हैं तो हम उसे एक लिखने वाली वस्तु के रूप में पहचानते हैं। प्रत्यक्षण मतलब कुल मिला के पहचानना। क्लियर है? अब देखते हैं सीखना। अधिगम का मतलब क्या है? अधिगम का मतलब यह है, कुछ भी चीज आपको जानकारी दी गई, उस जानकारी की वजह से अगर आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है, इसका मतलब आप सीख रहे हैं। अगर व्यवहार में परिवर्तन नहीं आता, इसका मतलब केवल आप रट रहे हैं, आप सीख कुछ भी नहीं है। वंडर ऑफ साइंस, जैसा आपने रट लिया है, जैसा मैंने भी रटा था। Wonder of science, science has given us many useful wonder of science has given us many useful things which are wonderful gift to mankind. Our houses are lighted, we enjoy the cool air with the electric fans. ऐसा ये रटा हुआ है, ये सीखा नहीं है, रटा है। ध्यान रखिए, इसके बारे में भी हमको पढ़ना है। अधिगम के प्रकार कैसे कैसे होते हैं, वो सब चीजें पढ़ेंगे हम। अधिगम मतलब सीखना मतलब कोई भी जानकारी आपके सामने आई, उस जानकारी की वजह से आपके व्यवहार में परिवर्तन हो। अब स्मृति क्या है? जो सूचना हम संसाधित करते हैं और सीखते हैं, वह हमारे स्मृति तंत्र में धारण हो जाती है। आवश्यकता पड़ने पर धारित सूचना को पुनर्उत्पादन करने में भी स्मृति हमारी सहायता करती है। उदाहरण के लिए, परीक्षा के लिए अध्ययन करने के पश्चात प्रश्न पत्र में दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना। अब ध्यान रखिए, स्मृति का मतलब क्या है? स्मृति का मतलब एक तरीके से मेमोरी। क्लियर है? मेमोरी है स्मृति का मतलब। अब बहुत सारी चीजें आपने पढ़ ली। अब बहुत सारी चीजें जब आपने पढ़ी और पढ़ने के बाद आपके दिमाग में वो तो है,
जब दिमाग में है लेकिन एग्जाम हॉल में जो प्रश्न पूछा गया उसी प्रश्न पे फोकस हो गए, उसी के आसपास का उत्तर अगर आपका दिमाग निकाल लेता है, इसका मतलब आपका दिमाग कौन सा कार्य कर रहा है, अवधान संबंधी कार्य कर रहा है, यानी बाकी चीजों को छोड़ दे रहा है, केवल एक चीज पे फोकस हो रहा है। दूसरा बात, अगर स्मृति की बात करें तो स्मृति का मतलब मेमोरी है, सामान्य सी बात, चीजों को याद करने की क्षमता। क्लियर। चिंतन, चिंतन के अंतर्गत हम धारण किए गए ज्ञान का विभिन्न समस्याओं के समाधान में प्रयोग करते हैं। जब भी हमारे सामने कोई समस्या आती है, जब भी हमारे सामने कोई समस्या आती है तब हम अपने मन से उस समस्या से जुड़े विभिन्न तथ्यों को एक दूसरे से तर्कपूर्ण संबंध स्थापित करते हैं और समस्या के संबंध में एक विवेकपूर्ण निर्णय लेते हैं। हम आसपास घटित विभिन्न घटनाओं का मूल्यांकन भी करते हैं और अनुसार धारणा भी बनाते हैं। इसका मतलब क्या है, चिंतन का मतलब क्या है, पहले से जो विचार, पहले से जो जानकारी है उन जानकारियों पर विचार करना और उन जानकारियों पर सोच विचार करके किसी सही निर्णय तक पहुंचना, जो भी आपके सामने समस्या है। अब देखते हैं अनुभव। ध्यान रखिएगा, अब ध्यान क्या रखना है कि अनुभव कहां से आया है, ये ध्यान रखना। ये मानसिक प्रक्रिया, ध्यान रखिएगा, मानसिक प्रक्रिया, अनुभव और व्यवहार, तीन तरीके की चीजें। मनोविज्ञान के अंतर्गत तीन बिंदुओं पर वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, मानसिक प्रक्रियाएं, अनुभव और व्यवहार। तो मानसिक प्रक्रिया हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे अनुभव, उसके बाद हम पढ़ेंगे व्यवहार। क्लियर है? चलिए अनुभव देखते हैं। प्रयोग पूर्व घटित घटनाओं अथवा परीक्षा द्वारा प्राप्त जानकारी अनुभव कहलाता है। अनुभव स्वभाव में आत्मपरक होते हैं। हम प्रत्यक्षतः न तो दूसरों के अनुभव का प्रेक्षण कर सकते हैं और न ही इस विषय में जान सकते हैं, यानी अनुभव जो है बेहद निजी मामला है। क्लियर है? जब बच्चा जाता है बार बार गर्म तवा छूना चाहता है, गर्म तवा छूना जाता है, एक बार छुआ दो, अनुभव हो गया गर्मी का, अब वो छुएगा नहीं। बार बार बताओगे मत छूना है, गर्म है ताता है, गर्म है ताता है, छुएगा ही छुएगा। क्लियर है? लेकिन एक बार छुआ दो तो उसको अनुभव हो गया। यानी अनुभव जब तक वो निजी तौर पे उस चीज को नहीं महसूस किया तब तक उसको उसका कोई अनुभव नहीं हुआ। तो अनुभव क्या है? बहुत ही निजी मामला है। यानी मेरा अनुभव अलग हो सकता है और आपका अनुभव अलग हो सकता है। अनुभव करने वाला व्यक्ति ही अपने अनुभवों को जान सकता है तथा उसके प्रति सचेतन हो सकता है, इसलिए अनुभव हमारी चेतना में रचा बसा रहता है। कुछ ऋणात्मक अनुभूतियां जैसे अंतिम सांसें गिन रहे रोगियों में दिखाई देती है, साथ ही साथ धनात्मक अनुभूतियां जो हम रोमांस के समय अनुभव करते हैं। कुछ गूढ़ अनुभव भी होते हैं जिस पर मनोवैज्ञानिक ध्यान देते हैं, जैसे जब कोई योगी ध्यान अवस्थित होता है तो वह चेतना के एक भिन्न धरातल पर पहुंचता है तथा नवीन अनुभव को उत्पन्न करता है, अथवा जब कोई नशेड़ी किसी दवा का सेवन कर में हवा में उड़ने के लिए करता है, यद्यपि ऐसी दवाइयां हानिकारक होती। क्लियर है? तो अनुभव का अच्छा अनुभव भी हो सकता है, कहते हैं ना कुछ खट्टी मीठी अनुभव, खट्टी मीठी यादें, तो वही है, कुछ अच्छा अनुभव हो सकता है, कुछ बुरा अनुभव हो सकता है। आप देखें कोई आदमी बीमार आदमी देखें, गजब अनुभव, दिन दुनिया नश्वर है, मैं क्यों पड़ा हूं, मेरा शरीर तो एक दिन खत्म हो जाएगा, तुम्हें जो लोग आज अपना अपना कह रहे हैं वही ले जाएंगे, जला देंगे, ऐसा अनुभव आएगा। आपको कोई अच्छा प्रेमी मिल गया, आपको कोई अच्छी प्रेमिका मिल गई, तो लगता है नहीं जीवन में कुछ है, कुछ तो है जीवन में, जीना चाहिए। तो ये दो तरीके के अनुभव है, खट्टा और मीठा। अनुभवकर्ता की आंतरिक तथा बाह्य दशाओं में बाह्य दशाओं से प्रभावित होती है। यदि गर्मी के दिन में किसी आप भीड़ वाली बस में यात्रा करते हैं तो आपको ऐसी असुविधा की अनुभूति नहीं होती है, वैसी असुविधा, क्योंकि आप अपने मित्रों के साथ पिकनिक के लिए जा रहे होते हैं। इस प्रकार अनुभव के स्वरूप को आंतरिक तथा बाह्य दशाओं के जटिल परिदृश्य से विश्लेषित किया जा सकता है। अब आगे देखते हैं व्यवहार। व्यवहार हमारी क्रियाओं जिसमें हम संलग्न होते हैं कि अनुक्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं होती हैं। मनोवैज्ञानिक व्यवहार को उद्दीपन तथा अनुक्रिया, उद्दीपन को एस से और अनुक्रिया को आर से दर्शाया गया। ध्यान रखिएगा, उद्दीपन और अनुक्रिया दोनों से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जाएगा और इसको बहुत डीप में हम पढ़ेंगे, अभी तो शुरुआत है। वैसे एक सामान्य सी बात कह दूं, उद्दीपन और अनुक्रिया का मतलब क्या है। उद्दीपन मतलब जब आपको पता चलता है और आप क्या अनुक्रिया करते हैं, मतलब प्रतिक्रिया करते हैं। जैसे मान लेता हूं मैं इस तरीके से हूं, आंखें बंद है, क्लियर है, आंख बंद है, मैं कुछ इस तरीके से हूं,
एक व्यक्ति आया, एक बच्चा आया जो कि अगरबत्ती जलाया हुआ था, अगरबत्ती को ऐसे टच कर दिया। जब टच किया तो मेरे को दिमाग उद्दीपित हुआ कि मेरा हाथ क्या है, जल रहा है या फिर जला, ऐसा उद्दीपित हुआ, मेरे दिमाग में उद्दीपन आया। क्लियर है? इसको समझने की कोशिश करें। उद्दीपन को किससे दर्शाएंगे? एस से। उद्दीपन आया जैसे ही यहां पे किसी ने अगरबत्ती टच किया, किसी शरारती बच्चे ने, हो सकता है आपका पुत्र हो, पुत्री हो, भतीजा हो, इस तरीके से टच किया, मेरे दिमाग में उद्दीपन आया और मैं एक अनुक्रिया किया कुछ इस तरीके से। क्यों? यही दो चीजें ध्यान रखिएगा। अगरबत्ती टच होना, अगरबत्ती की जानकारी, टच होने की जानकारी हमारे मस्तिष्क तक आना, हमारे मस्तिष्क का एक्टिव होना कि अगरबत्ती टच हो गया है, यहां तक क्या है, पूरा उद्दीपन है। जब मैं उसके कारण कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया करूं, हो सकता है कि मैं ऐसे खींच सकता हूं या हो सकता है कि ऐसे दे भी सकता हूं। ये क्या है? अनुक्रिया है। क्लियर है? आगे हम पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा। उद्दीपन से तात्पर्य होने वाले व्यवहार को उत्तेजित या जागृत करने वाला तत्व या भाव, या अनुक्रिया से तात्पर्य उत्तेजना के फलस्वरूप होने वाली क्रिया है। कुल मिला के उद्दीपन से तात्पर्य व्यवहार को उत्तेजित जागृत करने वाला कार्य। मतलब व्यवहार क्या होगा? व्यवहार हो सकता है कि ऐसे जला रहा है और इस तरीके से एक थप्पड़ रसीद कर देने का व्यवहार हो, तो उस व्यवहार को उद्दीपित करने का मतलब उद्दीपन देने का काम कौन किया? वही जलाने का कार्य, वही तो उद्दीपन हुआ। और ये क्या हुआ? अनुक्रिया हुआ। क्लियर है? चलिए, थॉर्नडाइक ने उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत कहा है। थॉर्नडाइक अपने अध्ययन में बताया कि प्राणियों में व्यवहार परिवर्तन उद्दीपन एवं अनुक्रिया के फलस्वरूप होता है। इसका अध्ययन उन्होंने एक बिल्ली पर किया था और इसके विषय में हम आगे भी पढ़ेंगे। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ये बिल्ली कैसे बार बार यहां से बाहर निकलती है, शुरू में निकल नहीं पाती और बाद में निकल जाती है, और बहुत समय लगता है शुरू में निकलने में और बाद में कम समय क्यों लगता है, इसी को कहा जाता है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। और इसको क्या करना है? बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। पढ़ना इसलिए है क्योंकि यहां से आपसे पूछेगा प्रश्न कि प्रश्न प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। उद्दीपन क्या है, अनुक्रिया क्या है, इस तरीके के प्रश्न जब पूछे जाएंगे तो आपके हाथ पांव क्या होंगे? फूल जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? बच के रहना, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना। ठीक है, चलिए। मनोविज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए, प्राणियों के मानसिक प्रक्रियाओं का, प्राणियों के अनुभवों का, प्राणियों के व्यवहारों का, उपरोक्त सभी का। तो सही बात है कि पहले मानसिक क्रिया का हमने देखा, अनुभव की बात की, खट्टा अनुभव, मीठा अनुभव जिसमें दुनिया नश्वर है वो सारी चीजें बताया, और व्यवहार का भी जिसमें उद्दीपन, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, थॉर्नडाइक के बारे में मैंने बात की। अब थॉर्नडाइक के बारे में आगे और विस्तृत चर्चा हमको करनी ही पड़ेगी क्योंकि वहां से और डीप में जाकर प्रश्न पूछेगा। क्लियर है? अब देखते हैं मनोविज्ञान की विशेषताएं। अब इसको बहुत गहरे तौर पे नहीं देखेंगे, बस पॉइंट टू पॉइंट देखते जाएंगे क्योंकि यहां से जो प्रश्न पूछेगा यहां से बहुत समझने वाली बात नहीं है। यहां से जो प्रश्न पूछेगा तो उसमें पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मनोविज्ञान की है और कौन सी नहीं है, नहीं है या है, बस इतना ही पूछे। तो पहली विशेषता पढ़ते हैं। मनोविज्ञान एक विज्ञान है, अच्छी सी बात है। मनोविज्ञान व्यवहार का वस्तुनिष्ठ अध्ययन करता है। मानव की अनुभूति का अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। इसको आप लोग पीडीएफ में पढ़ेंगे। मनोविज्ञान के तहत मनुष्य का चेतन, अचेतन और उसके अनुभवों से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान प्रयोगात्मक अध्ययन प्रणाली को अपनाता है। इसमें इंसानों, जानवरों तथा मनोवैज्ञानिक प्रयोग किए जाते हैं। इंसानों और जानवरों यानी सभी इसमें शामिल है, ध्यान रखें, केवल मनुष्य के लिए नहीं। मनोविज्ञान सभी पर प्रयोग किए जाते हैं। कुत्ते, बिल्ली, जिस पर चाहो कर लो, मेंढक पर भी कर लो। मनोविज्ञान पर्यावरण के साथ मानव और पशु व्यवहार के संबंध और उन पर इनके प्रभाव का विस्तार एवं अध्ययन करता है। अब देखते हैं बाल मनोविज्ञान। मनोविज्ञान पढ़ लिया, बालक के महत्व, बालक कौन है और फिर उनका बाल जीवन का, उनके और जीवन पर क्या महत्व होता है, वो सब चीजें पढ़ ली। अब मनोविज्ञान का अर्थ पढ़ते हैं। मनोविज्ञान, आपको बाल मनोविज्ञान के बारे में पहले ही पता है कि बाल मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, बाल और मनोविज्ञान। बाल का अर्थ है बालक तथा मनोविज्ञान का अर्थ है ऐसी शैक्षिक और अनुप्रयोग विद्या जो प्राणी, मनुष्य, पशु आदि क्रियाओं में किया जाता है। यानी मनोविज्ञान के बारे में आप जान गए। और बाल मनोविज्ञान की जब बात की जाती है यानी बालकों के
विषय में जब मनोवैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया जाएगा तो उसको बाल मनोविज्ञान कहेंगे। इस प्रकार बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें बालों के मानसिक क्रियाओं, अनुभवों और उनके व्यवहारों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। ध्यान रखेंगे मनोविज्ञान में 3 ही चीजें प्रमुख रूप से अध्ययन किया जाता है। कौन कौन सा? मानसिक क्रियाएं, अनुभव और व्यवहार, 3 चीज विशेष तौर पर अनुभव किया जाता है, मतलब विशेष तौर पर पढ़ाई की जाती है, उसी का अध्ययन किया जाता है। तो जब भी मनोवैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने की बात होगी मतलब 3 तरीके से अध्ययन होगा। पहला कौन सा? मानसिक प्रक्रियाओं के आधार पर, दूसरा अनुभवों के आधार पर और तीसरा व्यवहारों के आधार पर। तो जब बालकों के ऊपर जब मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभवों और व्यवहारों के आधार पर अध्ययन होगा उसको क्या बोलेंगे? बाल मनोविज्ञान कहेंगे। दूसरे शब्दों में समय, रुचि, खेल, भाषा, बालकों की विभिन्न क्रियाएं, नवजात शिशुओं की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसे बाल मनोविज्ञान कहते हैं। इसमें बालकों के गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक की मानसिक प्रक्रियाओं और अनुभवों का अध्ययन मनोवैज्ञानिक विधियों द्वारा किया जाता है, जिसमें होने वाले विकास को उचित दिशा प्रदान किया जाता है। ध्यान रखिएगा, गर्भावस्था से शुरू हो जाता है बाल मनोविज्ञान का अध्ययन। ऐसा नहीं कि बच्चा जन्म लेगा उसके बाद होगा, ये फिर और भी विस्तार है इसका, अभी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी एक बेसिक सा क्लास है, ध्यान रखिए, बहुत बेसिक सा क्लास है, या और इससे बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं पूछेगा, लेकिन 2-4 पूछा जा सकता है। चलिए परिभाषाएं देख लेते हैं थोड़ा सा। क्रो एंड क्रो के अनुसार बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। तो जेम्स ड्रेवर क्या मानते हैं कि जन्म के बाद की बात मानते हैं। क्रो एंड क्रो क्या मानते हैं? जिसमें व्यक्ति के विकास गर्भकाल से मानते हैं, यानी जब गर्भावस्था से ही क्रो एंड क्रो का विचार है कि बाल मनोविज्ञान की शुरुआत गर्भावस्था से ही हो जाती है। क्लियर है? गर्भावस्था से ही हो जाती है। जेम्स ड्राइवर का विचार है कि बाल मनोविज्ञान है वो जब बच्चा जन्म ले लेता है तो जन्म के बाद शुरू होता है। क्लियर है? चलिए ये 2 नाम याद रखेंगे। तो दोनों में फर्क है। क्रो एंड क्रो पूछा यानी जन्म के बाद की बात कर रहा है, और जेम्स ड्राइवर की बात की यानी जन्म से पहले की भी बात किया जा रहा है। आई जेनेक के अनुसार बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक में मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के विकास से है, जिसमें गर्भकालीन अवस्था, जन्म, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और परिपक्वता अवस्था तक के बालक के मनोवैज्ञानिक विकास प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। क्लियर है? चलिए उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि बाल मनोविज्ञान गर्भकालीन अवस्था, परिपक्वता के व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं, चिंतन, समस्याओं, समाधान, प्रवृत्तियों, रुचियों आदि के विकास का वैज्ञानिक अध्ययन है। इसका मतलब यह है कि बाल मनोविज्ञान क्या होता है? गर्भावस्था से शुरू होता है और आपके युवा अवस्था तक या परिपक्वता अवस्था तक चलता है। परिपक्वता अवस्था बोल सकते हैं, युवा अवस्था छोटा हो जाएगा। बाल मनोविज्ञान में का अध्ययन किया जाता है बालक के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक का, बालक के जन्म पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था, बालक के जन्म से प्रौढ़ावस्था और बालक के जन्म से युवा अवस्था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। जब बालक के जन्म यानी पूर्व गर्भावस्था से, जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक को बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत देखेंगे। बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल से प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। किसका कथन है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्रो एंड क्रो। ये परिभाषा भी हमने पढ़ी थी। आगे देख, हाँ, तो इस तरीके से बाल मनोविज्ञान का पहला चैप्टर, पहला क्लास, जो कि एक डेमो क्लास के रूप में भी आप देख सकते हैं, मैंने पढ़ा दिया है। अब बाकी क्लासेस जो होंगी वो ऐप में होंगी, हो सकता है यूट्यूब में दिखे तो यूट्यूब में भी लाइक वाइक करिएगा अगर पसंद आया होगा, आखिरी तक जुड़े होंगे तो। और बाकी क्लासेस तो ऐप में होंगी, और ऐप में जो जुड़े हैं उनके वो बहुत बहुत धन्यवाद भाई, भरोसा किया एनालाइजर के ऊपर, मेरे ऊपर। नमस्कार जी। और एक चीज और, सच में अगर निकालना है तो पागल बन जाओ, पागल।